हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स। पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग कि आखिर डाटा हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा क्या होता है। डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, जैसे कि देखो, रन्स मेड बाय बैट्समैन, बैट्समैन के द्वारा कितने रन बनाए गए इन लास्ट 10 मैचेस, लास्ट 10 मैच में उसके द्वारा कितने रन बनाए गए। किसी में मान लो सेंचुरी मारी हो, किसी में 50 रन ही बने हो, किसी में 80 रन बने हो। तो इसका पूरा एक डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर सपोज करो, आप जब स्टूडेंट थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में आपकी हर दिन प्रेजेंट लगती थी, किसी दिन नहीं जाते थे तो एब्सेंट लगती थी। ऐसा पूरा करके आपका महीने का देन साल का आपका बनाया जाता था कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे। तो पूरा जो स्कूल वाले हैं आपका डेटा लेते हैं कि आप कितने दिन स्कूल आए, नहीं आए। उस हिसाब से अवार्ड भी मिलता था जो लोग लाइक लीस्ट एब्सेंट में आते थे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं डेटा हैंडलिंग का हमारे जो जीवन है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अपन बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को देखते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन होता है। जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करते हैं। वो कहीं सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखते हैं अपना डेटा। और अपन जो है ना टीचर्स वगैरह होते हैं, अपने कितने सारे रजिस्टर होते हैं, तो अपन भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट्स का रजिस्टर, स्टूडेंट्स के कॉपीज़, प्रोजेक्ट फाइल्स एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारा डेटा हम कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए, फिर उसका आप क्या निकालते हो, एवरेज निकालते हो। देन आप उसका रिजल्ट निकालने के लिए पूरा देखते हो कि पूरा उसके कितने मार्क्स कटे, देन परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ मीन, एवरेज, इन सब का काम होता है। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय यू, आपके द्वारा कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी गई है, ये कहीं ना कहीं डेटा का ही रोल है। अभी ये तो हमने पढ़ा जो नॉर्मल हमारे रैंडम एग्जाम्पल लिए। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है, देखो, जैसे कि स्टोरी बुक्स रीड बाय माय, पता नहीं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, चलो इसको एक बार को हटाओ। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज एन अच्छा, माय 4 स्टूडेंट्स लिखा था यहाँ पे, ठीक है, कि है ना स्टोरी बुक्स पढ़ी गई मेरे 4 स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ऐसा समथिंग लाइक दैट एक ऑर्गेनाइजिंग डेटा कि आपसे पूछ रहे हैं कि आपके उन 4 स्टूडेंट्स ने कौन सी कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी है। तो एक ऑर्गेनाइज है डेटा, ठीक है। कोई बोलेगा मैंने 2 पढ़ी है, कोई बोलेगा मैंने 5 बुक्स पढ़ी है, कोई 8, कोई 9। तो ये एकदम ऑर्गेनाइजिंग डेटा है, हमें पता लग रहा है कि हम किसका डेटा ले रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। यूँ तो जो हमें डेटा मिलता है वो कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक इट मीनिंगफुल, लेकिन अगर हमें उसे मीनिंगफुल बनाना है, देन वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। तो हमें उसे सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक अरेंज कैसे करेंगे हम, तो हमने पढ़ा है डाटा हैंडलिंग। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। तो देखो, आर्ट्स को पसंद करने वाले कितने लोग थे, 7 लोग थे। मैथमेटिक्स को 5 लोग, साइंस 6 लोग, इंग्लिश को पसंद करने वाले केवल 4 लोग थे। तो ये हमने इसका टेलीमार्क्स बना दिया। टेलीमार्क्स आपको आता ही होगा। तो हमने कुल मिला के ये जो बनाया है, हमने कितने स्टूडेंट्स द्वारा, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट क्या है उनका, वो पता करने के लिए हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया मतलब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया डेटा को सिस्टमेटिकली। तो यही हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पहले जो हमें मिला था वो क्या था, रॉ डेटा, जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था। अब हम देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रॉ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। रॉ डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो। 4 तरीके के ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट। सबसे इजी ये वाला दिख रहा होगा, पाई चार्ट, जो आपने पढ़ ही रखा है ना। अलग अलग ऐसा गोला है और उसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए गए हैं, समथिंग जस्ट लाइक पिज्ज़ा, ठीक है। आप सोचोगे मेरे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, हर मैं उसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो पाई चार्ट आपको समझ आ गया, तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि देखो पाई चार्ट बना रखा है, उसमें आपको कुछ एक्सपेंडिचर दे देंगे। इसमें मान लो कोई फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम में से इतना परसेंट जाता है फूड के लिए, इतना जाता है मेडिसिन के लिए, इतना क्लोथ्स वगैरह के लिए, अदर एक्सपेंसेस, घर का राशन वगैरह। तो ऐसा करके आपको अलग अलग टाइप दे देंगे और फिर कोई एक रैंडम एमसीक्यू पूछ लेंगे पाई चार्ट देकर, तो आपको उसको उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप पाई चार्ट इज़ क्लियर। बार ग्राफ क्या होता है? यहाँ एक्स पर और वाई पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती है। मान लो इधर गिवन हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ ऊपर कुछ भी दे दिया कि उनकी हाइट क्या है, तो वो उस अकॉर्डिंग दे दिया कि कितने स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है अप्रॉक्स। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। ठीक है, याद रखना बार ग्राफ में क्या होता है, ये जो इसकी विड्थ होती है बार ग्राफ की वो हर में सेम होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है बार ग्राफ की वो हर की सेम होती है ना। और इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है इनके बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ना, येलो येलो से दिख रहा है, वो क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है, वो भी बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में ये जो बार की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो मतलब लेंथ ऑफ जो बार ग्राफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेंथ ऑफ जो ये बार की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये शायद आपके रीड प्री में भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सेम विथ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में देख के क्या डिफरेंस लग रहा है कि देखो भाई यहाँ पे भी बार है, बार की लेंथ वो की वही है, इन बार की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो भी वो की वही है। लेकिन इसमें जो गैप है, यहाँ पर जो हर बार में गैप था वो इसमें नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, हर बार में यहाँ पर गैप नहीं है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही डिफरेंस होता है कि इसमें गैप है और इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपका ये जो हिस्टोग्राम है वो तो बना रखा है, ठीक है, और आसपास चिपके हुए भी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये बार नहीं होते हैं। इन बार के जो मिड में ये पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, एक मिनट रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो मैंने ब्लू ब्लू कर रखा है ये तो क्या है, हिस्टोग्राम है। पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये नहीं है बार्स। ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ना, बीच के सेंटर के इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए, इसको मिला देने वाली ये जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाती है। ये जो इनके टॉप टॉप वाली लाइन है ना, ये जो पूरा आपका पार्ट आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। और इसमें ये जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, ये टॉप मोस्ट वैल्यू हमें क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, मोड के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, मोड के बारे में। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मीन को निकालने में भी हेल्प करता है थोड़ी। मोड में तो हेल्प करते ही है, डायरेक्ट ग्राफ देख के हम बता सकते हैं सबसे पीक वैल्यू कौन सी है, तो उसका मोड आ जाएगा। अभी मोड और पढ़ेंगे, और मीन वैल्यू निकालने का भी हेल्प करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इनमें से किसको निकालने के लिए सूटेबल है, तो मोड और मीन। ठीक है, पाई चार्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आखिर क्या मेजर्स होते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको आई थिंक ये समझ आया होगा अभी तक मैंने जो बताया है। बाकी मैं कोशिश करूँगी अगर साइड में पॉसिबल हुआ तो एक हिंदी की मतलब वो लगाने का। बाकी हिंदी मुझे इतनी आती नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, अभी मैंने सर्च भी नहीं किया है ये टर्म्स को अभी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन मैनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज वैल्यू, एवरेज को क्या बोलते हैं भाई, एवरेज का भी हिंदी नहीं आ रहा है, बड़े दुख की बात है। हाँ आई नो, काफ़ी बुरा है हिंदी का स्तर मेरा, पर ठीक है मैं कोशिश करूँगी। अभी एकदम से मेरा माइंड में नहीं आता है, बाकी मुझे आता है, ठीक है ना। इन मैनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज वैल्यू जनरली लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं अभी। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एवरेज वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मल इसको हटाओ, मैं बोलती हूँ आपके मान लो 50 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें आपके मैथ्स में आए 50 में से 40 मार्क्स, इंग्लिश में आए 50 में से 45 मार्क्स, हिंदी में आए
43 मार्क्स। एसएसटी में आए आपके 42 और इंग्लिश हो गया, हिंदी नहीं हुआ ना शायद, हिंदी में आपके मान लो आए 41 के आसपास। ठीक है, ये आपके सारे मार्क्स आए अप्रॉक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आपके मार्क्स का एवरेज क्या है, आप उसे क्या बोलोगे? समथिंग सबके 43 आसपास आए हैं, 43 से ऊपर नीचे ऐसे ही समथिंग बोलोगे, 43 44 इसी लाइन में आए हैं। एवरेज अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलोगे। तो नॉर्मल हमने क्या किया, एवरेज को किस तरीके से यूज़ किया कि ये जो आपके मार्क्स आ रखे थे उनका आपने एवरेज कैसे निकाला, जो मिडल वैल्यू आ रही थी, जो आसपास आ रही थी। जैसे 43 अगर आपने बोला है किसी को तो 41 42 भी आपके आए हुए हैं, 40 45 भी आए हुए हैं। सिंपल। तो आपने एक मिडल वैल्यू बोली है, 43 आए हैं, उसके आसपास आए हैं हर में मार्क्स। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल से क्या समझा, इन मैनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है जनरली लाइज, किसके बीच में आती है? लाइज यानी आना, किसके बीच में आती है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के सेंट्रल पार्ट में आती है। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमेशा हमें ऐसी वैल्यू देती है जो हमेशा मिडल में लाई करती है। तो सच वैल्यूज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें आती है मीन, मीडियन और मोड। रेंज इसमें नहीं आता है, बट ये मैंने इंक्लूड करने के लिए बता दिया है। मीन, मीडियन और मोड 3 ही आती है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी में। रेंज इसमें काउंट नहीं होता है, इसको मत मानना सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मीन को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज। जो अभी अपन ने निकाला, सारे मार्क्स का एवरेज निकाला, वही हमारा मीन था। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी जो मैंने लिखा था 40 41 42 है ना, तो उनको ऐड करके अपॉन में टोटल कितना दे रखा है ना, टोटल कितने नंबर है वो 42 मान लो। यहाँ पर एक और ये 3 नंबर ले लिए मैंने, वापस यहाँ लिख देती हूँ, 40 41 42 3 नंबर लिख दिए। अब इन तीनों का एवरेज निकालना हो तो ऊपर तो तीनों का अपन ने सम कर दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नीचे टोटल कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2 3, तो 3 लिख दिया नीचे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करोगे तो आपका किसका आंसर आ जाएगा? मीन का आंसर आ जाएगा। सिंपल। सो आई होप आपको मीन समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मीडियन क्या होता है। भाई मीडियन क्या होता है बताओ ज़रा, मीडियन क्या होता है भाई? मिडल मोस्ट नंबर, सबसे बीच वाला जो नंबर होता है, व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं तब जो सबसे बीच वाला नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखा है 80 81 82, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो सबसे बीच वाला नंबर कौन सा आ रहा है? 81 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। अगर आप बोलोगे जैसे ऑड नंबर है तो उसमें तो आपको बीच का वैल्यू पता लग गई, ऐसे ही मान लो 80 81 82 या 83 होता, तब हम क्या करते? तो आप बोलोगे ये तो दिक्कत हो गई, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखो, ऑड में तो बीच में एक नंबर आ जाता है जो हमें पता लग गया। इवन में क्या होता है? बीच वाले नंबर 2 हो जाते हैं, तो वो जो बीच वाले नंबर 2 हो रहे हैं उनको सिंपली हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इन दोनों का अपन ने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों का जो हम मीन निकालेंगे वही आंसर किसका हो जाएगा? इसके मीडियन का आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 163/2। इसका आंसर क्या आएगा? 81.5। 81.5 क्या हो गया? मीडियन हो गया। सिंपल। तो इवन नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, और ऑड नंबर दे रखे हो तो सबसे बीच वाली वैल्यू जो है वही मीडियन होगी, और बीच वाली वैल्यू भी कब? जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा होगा तब। ठीक है, नॉर्मल अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया 5 4 2, इसमें बताओ मीडियन कौन सा है, तो आपको तो मेरी बात ध्यान रह गई, सबसे बीच वाला नंबर बताना है और ऑड नंबर भी है, तो आप वहाँ पर 4 लिख कर आ जाओगे, है ना। वैसे 4 लिख कर आओगे तो वैसे तो सही हो जाएगा आपका। कैसे? क्योंकि जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो भी बीच में 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो लकीली आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे लिख के मत आना, मैं जस्ट बता रही हूँ कि है ना, इसको अरेंज करना पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मोड क्या होता है। अभी हमने देखा मोड
अच्छा, कौन सा ग्राफ है जो मोड निकालने के काम में आता है? बताया था मैंने, ऐसे 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 ऐसे। कौन सा ग्राफ था ये हमारा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, FP, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर। सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर कैसे? जैसे इधर देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है 2 3 3 4 6। सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3। तो मोड क्या हो जाएगा? 3। सिंपल। तो मोड में कोई दिक्कत है ही नहीं, जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अगर इसी की मैं बात करूं तो हाईएस्ट नंबर कौन सा दे रखा है? 6। लोएस्ट नंबर 2। 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। तो 4 हमारा क्या आ गया? रेंज आ गया। क्या आ गया? रेंज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीन यानी एवरेज निकालना, सभी संख्या का सम करके अपॉन में टोटल कितनी संख्या है वो लिख देना। मीडियन का मतलब सबसे बीच वाली जो संख्या है, मिडल मोस्ट नंबर जो है, सबसे बीच वाली संख्या, वो भी कब? जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा हो, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज कर रखा हो। मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, जो मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो गया हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो मोड होता है। रेंज यानी हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर रेंज आता है। गॉट इट? उसके बाद नोट करने जैसी चीज़ है, इसका मैं एग्जाम्पल भी कराती हूँ। इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले नंबर। लगातार एक के बाद एक नंबर आता है ना कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, एक तो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। और आप चाहें तो 2 के बाद 4 आता है, 6 आता है, ये भी आप कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हो, क्योंकि इनके बीच क्या है? डिफरेंस सेम दे रखा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ये, सेम डिफरेंस वाले और लगातार एक के बाद एक आने वाले। देन अगर नंबर्स हमें कॉन्जिक्यूटिव दे रखे हो तो मीन बराबर मीडियन हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अभी आपके सामने। एग्जाम्पल किसका लें भाई? जैसे मान लो 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल लिख दिया हमने, मान लो। ठीक है, उसके बाद हम पहले इसका मीन निकालेंगे। तो मीन में क्या करते हैं? हम सभी को ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल कितनी संख्या है? 4 है। मीन क्या आ जाएगा? 4 3 7 8 9 10, 10/4। इसको काट के लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2। ये आपका क्या आ रहा है? मीन आ रहा है। ठीक है, मीन हमने निकाल दिया, ये हो गया हमारा मीन। अब हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन में हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, जो ऑलरेडी अरेंज ही है। उसके बाद सबसे बीच वाली टर्म देखते हैं, तो ये तो इवन नंबर हो गए, तो बीच वाली टर्म तो 2 आ जाएगी, ये 2 और 3। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं। क्या बताया था मैंने? तो इन दोनों का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 + 3/2 करेंगे। ठीक है, ये भी क्या आया? 5/2 आ गया। तो मतलब मीडियन भी 5/2 आया, मीन भी 5/2 आया। तो बेटा अभी क्या बोला था मैंने? मीन और मीडियन क्या आएंगे? बराबर आएंगे, जब नंबर्स हमारे क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो ऑड नंबर का। देखो कौन सा एग्जांपल ले रहे थे हम? 2 4 6। उसके बाद इसका पहले हम मीन निकाल रहे थे। 2 4 6 को ऐड किया, अपॉन 3 किया, कितना आया? 12/3। कितना आया? 4 आया। ठीक है, ये तो इसका मीन आ गया। उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो कि ऑलरेडी है। और मीडियन यानी मिडल वाला नंबर, मिडल मोस्ट नंबर, जो भी क्या है? 4 है। तो मीडियन भी हमारा 4 आ रहा है, मीन भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी होते हैं, ध्यान रखना मीन और मीडियन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। गॉट इट? गुड। उसके बाद एक रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। रिलेशन क्या बोलता है भाई? 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। अगर आपको मान लो मोड और मीन दे रखा है क्वेश्चन में, और कोई डेटा जो है आपको गिवन ही नहीं है, और आपसे मीडियन पूछ ले, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैम ने जो बताया वो तो ऐसा कुछ डेटा आया नहीं, मिडल मोस्ट नंबर हम तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई ये रिलेशन भी तो बताया, अभी याद कर लेना ना। ठीक है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। गॉट इट? जैसे कैसे याद रख सकते हो? सबसे ज़्यादा जो नंबर है
नंबर ऑफ़ लेटर्स इसमें ज़्यादा है मीडियन में, तो मीडियन जो है इक्वल के इधर आ जाएगा। मोड में सबसे कम नंबर है और मीन में भी कम नंबर है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिशन, मोड का और मीन का। और हमारा गाना क्या होता है, 1 2 का 4, तो यहाँ पे 1 2 का 4 तो नहीं है, पर 1 2 का 3 होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मीडियन के यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। सिंपल। तो ऐसे करके मैंने शायद ट्राई किया है याद कराने का, तो आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। गिवन बिलो इज़ अ डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। ये आपको कुछ डेटा दे रखे हैं डिग्री सेल्सियस में। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज पूछा है। वैसे ये सीटेट का क्वेश्चन है, लेकिन रीट मेंस में भी आ जाए क्या भरोसा, इसलिए कर लीजिए। रेंज का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने, रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर इनमें से कौन सा है, नेगेटिव नंबर तो सबसे छोटे होते हैं। हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है, नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर उस पर नेगेटिव लगा दे तो वही सबसे छोटा बन जाता है। तो -8 सबसे छोटा है। तो अब ऐसा मत करना 8 - 8 = 0, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ऐसा गलती किसी ने करी तो नहीं ना अभी तक, क्योंकि देखो -8 इसमें खुद में दे रखा है ना, सबसे बड़ा नंबर 8 माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, जो हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। और लोवेस्ट संख्या कौन सी है, जो हमें क्या दे रखी है, -8। लोवेस्ट संख्या तो हम साइन के साथ ही लिखेंगे ना, -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझे, बहुत सारे क्या करते, 8 इधर है 8 इधर है, तो दोनों को क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, 0 लगा के आ जाते हैं, तो मतलब जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, मोड ऑफ द डेटा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये रीट मेंस के ही हैं। मोड ऑफ द डेटा दिस, मोड पूछा है। मोड का क्या मतलब होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहे हैं, मोस्ट अकरिंग नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। ऐसे कौन से नंबर हैं, 15, 14, 19, 20। देखो एक तो दिख रहा है 15 वाला नंबर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, एक 14 वाला भी है जो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। 14 और 15 के अलावा तो इतने नंबर दिख नहीं रहे हैं। गिनते अब, 15 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 और 5, 5 बार दे रखा है 15, ठीक है। 14 कितनी बार दे रखा है, कलर चेंज कर देते हैं। 14 दे रखा है 1 2 3 4, 14 जो है हमें 4 बार ही दे रखा है ना। उसके बाद बाकी बचे हुए तो वैसे भी कम कम ही हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा अकरिंग नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया, जो कि 5 बार आ रहा है, ठीक है। 5 बार आ रहा है तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अकरिंग नंबर कौन सा हो जाएगा, 15। तो यहाँ 15 हमारा आंसर हो गया। सिंपल। तो ऐसा इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, सो कंफ्यूज मत होना। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी कोशिश करें ट्राई करने का, बाकी मैं तो सॉल्व करा ही दूंगी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। ईमानदारी से पॉज करके ट्राई करना, और नहीं आए फिर ही वीडियो आगे देखना। द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 18 एंड मीन ऑफ लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 20. फाइंड द 7th ऑब्जर्वेशन इफ मीन ऑफ ऑल द 13 ऑब्जर्वेशन इज 19. हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन इसमें। अब देखो बोल क्या रहा है इसमें, सुनो ध्यान से। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए आंसर लिखने की, ठीक है। इतने में दिख रहा होगा आपको। अब देखो पहली जो 7 संख्या है, पहली जो 7 संख्या है, 7 टर्म्स है ना, पहले जो 7 नंबर है यहाँ पर उनका मीन हमें दे रखा है 18, और बाद लास्ट वाले जो 7 नंबर है उसका 20 दे रखा है। लेकिन देखो बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द 7th ऑब्जर्वेशन इफ
मीन ऑफ ऑल 13 ऑब्जर्वेशन इज 19। तो अब इसने बाद में हमें क्वेश्चन में बता दिया कि बाद में क्वेश्चन में क्या बताया, मीन ऑफ ऑल द 13 ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारी, टोटल 13 ऑब्जर्वेशन है। 7 तो यहाँ पर हो गई और लास्ट की 7 यानी 14 तो हो नहीं सकती क्योंकि टोटल 13 है। तो लास्ट की जो 7 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। यहाँ पे लिखा है ना 20, तो 20 दे रखा है, जिसमें यहाँ पर एक जो टर्म आ रही है 7th, वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ये हमारा थोड़ा गड़बड़ बैठ रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर इसने बोला कि ये जो टोटल 13 ऑब्जर्वेशंस हमारी है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 ऑब्जर्वेशन का मीन ये दे रखा है, ठीक है। और बीच वाली संख्या जो है इसमें भी रिपीट हो रही है, इसमें भी रिपीट हो रही है, और टोटल 13 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन कितना दे रखा है, 19। ये बात समझने में अभी किसी को दिक्कत, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो इधर मेरे को देखो। टोटल हमें कॉमा कॉमा करके ऑब्जर्वेशन बहुत सारी दे रखी होती है, हमें नॉर्मल मीन पूछते हैं, हम क्या करते हैं सभी का सम करके जितने नंबर ऑफ दे रखे होते हैं टोटल एवरेज निकाल लेते हैं। पर इस बार हमें मीन गिवन है और हमसे कोई सी पर्टिकुलर संख्या पूछ रखी है, फाइंड द 7th ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग की 7 संख्या जो है उसका मीन यहाँ तक मान लो 7 है, इस वाले हाथ तक 7 दे रखी है ना ऑब्जर्वेशन, उसका मीन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 18, मतलब इन सभी का सम अपॉन 7 वही 18 के बराबर होगा, क्योंकि मीन क्या होता है, यही तो होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और वो हमें कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। बाद की 7 ऑब्जर्वेशन, बाद की 7 ऑब्जर्वेशन तो यानी 14 हो गया, पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 13 गिवन है। तो अब बाद वाली 7 ऑब्जर्वेशन यानी इसके बाद 6 ऑब्जर्वेशन आएगी और यही 7वीं वाली इंक्लूड होगी इसमें, है ना, बाद वाली इंक्लूड होगी इसमें, और इन सभी का जो मीन है वो हमें दे रखा है 20, ठीक है। ये वाली संख्या इधर भी आई और इधर भी आई, और पूरी जो 13 है, पूरी जो 13 जो रो दे रखी है उस पूरे का मीन दे रखा है 19, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो 18 दे रखा है हम तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग की 7 ऑब्जर्वेशन का सम x मान लेते हैं, x अपॉन 7 बराबर कितना दे रखा है, 18, यही हो ना। इन सभी का सम मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, और इन सभी का सम मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो y अपॉन 7 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, गॉट इट। y अपॉन 7 क्या हो गया, 20 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, 18 इंटू 7, जो कि कितना होता है, 8 7 जा 56, 126। तो इन सभी का सम हमारे पास कितना आ गया, 126 आ गया। y हमारे पास कितना आ गया, 7 इंटू 2 14, 140 आ गया। इन सभी का सम हमारे पास कितना आ गया, 140 आ गया। मतलब पहली 7 संख्या का सम, बाद वाली 7 संख्या का सम हमारे पास आ चुका है 126 और 140। अब ये एक और रह रहा है 19 वाला, ये कैसे निकालेंगे अपन, सारी जो ये संख्या है ना, ये टोटल 13 जो ऑब्जर्वेशन है इसका सम मान लेते हैं हम, z मान लेते हैं, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, z मान लिया हमने, अपॉन 13, क्योंकि टोटल 13 ऑब्जर्वेशन है, बराबर 19। तो z बराबर 19 इंटू 13, z बराबर 19 इंटू 13, तो 13 9 सा 117 और 1 इसमें ऐड होगा तो 247। तो हमारे पास जो है ये पूरी जो संख्या है उसका सम कितना आ गया, 247 आ गया, ठीक है। याद रखना 247, और पहली वाली जो संख्या है 126 और बाद वाली 140, 247 126 और 140, ठीक है, यही हमारे पास आया था। अब देखो ध्यान से, ये सारी संख्या का सम हमें दे रखा है 247,
है ना। 247 दे रखा है और पहली 7 संख्या का सम दे रखा है, बाद वाली 7 संख्या का सम हमारे पास आ रखा है। अब खुद बताना मुझे, अगर ये 7 वाली टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होती तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता। चूंकि ये 7 वाली संख्या इसमें भी इंक्लूड हो रही है और इसमें भी इंक्लूड हो रही है, यानी 7 वाली संख्या हमारे पास 2 बार आ चुकी है। तो अगर हम इन दोनों का सम कर दें और 247 इनके सम में से माइनस कर दें तो हमारे पास 7 वाली संख्या आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आप मेरे को बताना। आ जाएगी भैया, आप खुद देखो, इधर वाली संख्या है, इसका सम दे रखा है 10, इधर वाली संख्या का सम दे रखा है 30, है ना। उसमें ये केवल एक ही संख्या आ रही है 7, और इन दोनों का सम मिला के दे रखा है मान लो 35। तो ये वाली टर्म कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। कैसे हो गई 5? क्योंकि इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया 40, और 40 में से 35 क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिए, तो 5 आपके पास रह गया। क्योंकि ये 5 इधर भी इंक्लूड हो गया था और इधर भी इंक्लूड हो गया था, इसलिए ये जो सम हमारे पास आ रहा था 40, उसमें एक 5 जो था वो एक्स्ट्रा था, जो हमने इस 35 में से घटा के टर्म निकाल दी कि वो कौन सी टर्म थी, 5 थी। तो वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है। 126 और 140 ऐड करना तो कितना आता है, 662। 266 आ गया। 266 में 247 माइनस कर दो। क्या करेंगे भाई, 266 में 247 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 16 में से 7 गए तो भाई कितना बचा, 9 बचा, और इधर 1 बचा, 19 आ गया। तो वो बीच वाली संख्या कौन सी थी, 19 थी, 19 थी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आप थोड़ा और वीडियो रिवाइंड करें, और फिर भी अगर नहीं समझ आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये थोड़ा ग्राफ रिलेटेड आ गया है, तो ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। रीड द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है क्योंकि इसके बीच में क्या है, गैप्स नहीं दे रखे हैं। एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज पॉकेट अलाउंसेस आर लेस देन 40। मतलब पॉकेट अलाउंसेस यानी हमारी जो पॉकेट मनी होती है, जेब खर्च होती है। यहाँ क्या लिखा है ग्राफ में, देखो, जेब खर्च और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और जेब खर्च में हमें ग्राफ दे रखा है। तो हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेब खर्च 40 से कम है। जेब खर्च यहाँ दे रखी है 20, 40, 60, 80, 100। तो इधर तो हमें जाना ही नहीं है, 40 से कम कम पे जाना है, मतलब इधर जाना है। तो 20 से कम जिसकी जेब खर्च है वो कितने स्टूडेंट है, 20। तो 20 स्टूडेंट तो कितने हैं, 20 स्टूडेंट है 20 रुपये से कम वाले। 40 रुपये, 20 से 40 रुपये वाले कितने हैं, कितना दे रखा है, 10। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऐसे टोटल 30 बच्चे हैं जिनकी 40 से कम कम है जेब खर्च। तो सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ये तो इधर था 20 और इधर ये वाला रो क्या था, 10, है ना। तो 20 और 10 ऐड करने पर हमारे पास कितना बन गया भाई, 30 बन गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो आई होप आपको आज का सेशन जो है समझ आया होगा। इसमें मैंने PYQ भी इंक्लूड किए और पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना तैयारी। थैंक यू सो मच।